बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रवायत आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो हमारे नए देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो है आप बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों तक भी, ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ पहुँच सकें। आज का जो हमारा मौजू है वो भुट्टो साहब के जो मुकदमा कत्ल है उसके ऊपर जो सदारती रेफरेंस था आसिफ अली जरदारी साहब ने 27 अप्रैल 2011 को जो दायर किया था, उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। उस हवाले से सबसे पहले तो मैं अपने तमाम पीपल्स पार्टी वाले जो दोस्त हैं उन्हें ख़ास तौर पर मुबारकबाद देना चाहूँगा, और वो लोग भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे लेकिन किसी वजह से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर किसी और जमात में चले गए हुए हैं। ख़ास तौर पर मैं अपने बड़े दरीना दोस्त साथी इसहाक एडवोकेट का जिक्र करूंगा, जिनसे मेरी दोस्ती को 4 अरसों से ज़्यादा हो गए हैं। तो लेकिन वो आज भी बेशक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन आज भी भुट्टो साहब को वो अपना कायद ज़रूर मानते हैं। तो मैं उन्हें भी मुबारकबाद दूंगा इस फैसले के ऊपर कि 45 साल के बाद ही सही, लेकिन इस फैसले से जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक तारीख का कर्ज था, उस कर्ज को जो है वो चुका दिया है काजी साहब ने। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि काजी साहब जो राय आई है इस सदारती रेफरेंस के ऊपर, उसमें बड़ा वाज़िया कहा है कि भुट्टो साहब को बुनियादी हक नहीं दिया गया, ये फ़ैसला गैर आईनी है, ये फ़ैसला गैर कानूनी है और भुट्टो साहब का ट्रायल जो है वो फेयर नहीं हुआ। अच्छा, इस हवाले से एक जो राय है वो ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके अंदर जुल्म को तो तस्लीम किया गया है लेकिन जुर्म के ऊपर कोई बात नहीं हुई। तो यहाँ ये जो हमारे दोस्त ये बात कर रहे हैं या जिनकी ये राय है उसके ऊपर थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट कर दें कि ये सदारती रेफरेंस था, किसी मुकदमे का फैसला नहीं था कि उसके ऊपर तमाम जो है ना वो उनको कंप्लीट किया जाता या राय मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट आईनी और कानूनी लिहाज से राय देने की हद तक महदूद था, उससे बाहर जाके वो कुछ कहने से कासर था, और यही उन्होंने जो उनका आईनी और कानूनी एक फ़र्ज़ था वो सुप्रीम कोर्ट ने अदा कर दिया। सेकंड ये है कि एक चीज़ नोट करें कि एक चीज़ होती है काबिल कबूल हल, एक होता है मुनसफाना हल। तो अगर उनका ये बात मान भी दी जाए कि जुल्म की बात हुई है लेकिन जुर्म की बात नहीं हुई, तो अभी माहौल शायद जो है वो उस हद तक मुनसफाना नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर कि आप जुल्म के साथ साथ जो है वो जुर्म की बात भी करें। लेकिन अगर इतना ही फैसला आ गया है कि 45 साल के बाद जो भुट्टो साहब का एक अदालती कत्ल हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसी फोरम ने, यानी जिस फोरम से फैसला हुआ था भुट्टो साहब के अदालती कत्ल का, उसी अदालत ने तस्लीम किया कि भुट्टो साहब का जो एक फ़ैसला आया था वो गैर आईनी था, गैर कानूनी था, उन्हें बुनियादी हक से महरूम रखा गया और उनका ट्रायल फेयर नहीं था। तो मेरे ख्याल में जो अभी मौजूदा दस्तयाब हालात हैं इनके अंदर ये इतना काफ़ी है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा कुछ लोग एक क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जी ये रेफरेंस ठीक है 2011 के अंदर आया, लेकिन इससे पहले 1990 के 88 के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आई और 1993 के अंदर भी आई। तो उस वक्त मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी हयात थी, और फिर 93 to 96 का जो टर्नओवर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसके अंदर फारूक अहमद लुगारी जो थे वो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने सदर थे। तो उस वक्त ये रेफरेंस क्यों नहीं भेजा गया? तो ये भी ठीक है, ये क्वेश्चन की हद तक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन ये उनके लिए है इस तरह के क्वेश्चन जिन्हें शायद हिस्ट्री का मुकम्मल तौर के ऊपर इल्म नहीं है। 88 के अंदर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है और 93 to 96 भी, तो उस वक्त बेशक रैलियाँ निकली थी, जुलूस हुए थे, जलसे हुए थे, जिनमें ये मुतालबा किया जाता था कि भुट्टो साहब के केस को दोबारा रीओपन किया जाए। लेकिन जिस तरह इस रेफरेंस के अंदर भी आपको पता कमेंट्स आते रहे जजेस के कि किसी केस को एक ख़ास मुद्दत के बाद जब वो लिमिट ओवर हो जाती है तो उसके बाद रीओपन नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 88 to 90 और 93 to 96 भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इतनी अक्सरियत नहीं थी कि वो आइन के अंदर अमेंडमेंट करके इस केस को दोबारा शुरू करने के लिए कानून साजी करती। लिहाजा दोबारा तो ये केस शुरू हो ही नहीं सकता था आइन और कानून के अंदर जो लिमिटेशंस दी हुई हैं उसके तहत। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जी रेफरेंस उस टाइम क्यों नहीं भेजा? बिल्कुल भेज सकते थे कि सदर गुलाम इसहाक खान जो थे उनके दौर में ना सही, क्योंकि उस वक्त एक चीज़ याद रखें कि सदर बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ज़्यादा उसके पास इख्तियारात थे, हत्ता कि
58(2)B के तहत वो पूरी असम्बली जो है वो डिज़ाल्व कर सकता था। लेकिन सवाल करने वाले ये करते हैं कि जी फारूक अहमद लुगारी के दौर में भी तो रेफरेंस भेजा जा सकता था, वो तो पार्टी के अपने सदर थे। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि आपको शायद याद हो या अगर नहीं याद तो यूट्यूब से देख लें, पुरानी हिस्ट्री देख लें, किसी से पूछ लें कि 93 के अंदर जब गुलाम इसहाक खान ने नवाज लीग की गवर्नमेंट को 58(2)B के तहत ख़त्म किया था, तो उस वक़्त उस हुकूमत को, उन असम्बलियों को दोबारा जो बहाल किया था जिस सुप्रीम कोर्ट ने, उस सुप्रीम कोर्ट के बेंच जो था वो था नसीम हसन शाह जो थे चीफ जस्टिस, उनकी सरबराही में। ठीक है जी। और नसीम हसन शाह उस बेंच के जूनियर तरीन जज थे जिस बेंच ने, 7 रुकनी बेंच ने भुट्टो साहब को सजाए मौत दी थी। अब आप ज़रा ये तसव्वुर करें कि अगर उस दौर के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ये रेफरेंस दायर कर देती एज ए प्राइम मिनिस्टर और फारूक लुगारी उस पर साइन करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज भी देते, तो क्या एज ए चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह अपने ही फैसले को अनडू करते? सवाल ही पैदा नहीं होता था, सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो अनडू करते। लिहाजा क्या होना था कि उस रेफरेंस के ऊपर एक और जो थी ना, एक झूठ, जुल्म और बददियानती की मोहर सब्त हो जानी थी। एक ये तो अदालत के अंदर का हाल था। अदालत से बाहर भी अगर आप देखें तो सियासी माहौल ऐसा नहीं था कि जहां पर भुट्टो साहब के खिलाफ जो केस था उसके हवाले से इस तरह का कोई फैसला आता, क्योंकि उस वक़्त नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर जो कशमकश चल रही थी, जो चपकलश थी, जो एक दूसरे के साथ तनाव था 90s के दौर के अंदर, वो आपके सामने था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर 12 अक्टूबर 1999 में जब कू हुआ मुशर्रफ साहब का, तो उसके बाद नवाज लीग की सोच के अंदर, नवाज लीग की क़यादत की सोच के अंदर एक बड़ी मस्बत तब्दीली आई है इस हवाले से। उन्होंने ये तस्लीम किया कि भुट्टो साहब को गलत सजाए मौत दी गई थी। उसके बाद 2011 के अंदर जब इफ्तिखार चौधरी, और फिर आप ये देखें कि 2011 के अंदर भी जब ये रेफरेंस दायर हुआ है तो उस वक़्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी भी को पीपल्स पार्टी के फेवर में नहीं थे, बल्कि कट्टर एंटी पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस थे। 2011 से लेके कितने चीफ जस्टिस बीच में आए, निसार अहमद भी आए, जस्टिस गुलजार भी आए, खोसा भी आए, कितने आए, बंदयाल साहब भी आए, लेकिन किसी ने इसे सर्द खाने से उठा के बाहर नहीं रखा। लेकिन ये काजी फायज ईसा साहब हैं, उनकी मेहरबानी है कि जिन्होंने इसे वहाँ से रद्दी की टोकरी से जो पड़ा हुआ था बिल्कुल सर्द खाने के अंदर, उसे उठाया, बाहर लाया और उसके ऊपर समाअत की और फिर इसके ऊपर फ़ैसला किया। आज अगर ये फ़ैसला आया है तो इसके अंदर एक चीज़ याद रखें कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है, हिस्ट्री है, उसके अंदर 77 साल पता नहीं कितने चीफ जस्टिस आए, लेकिन एक सिर्फ जस्टिस कार्नेलिस का नाम लोग याद रखते हैं और किसी को अच्छे मानों में याद नहीं रखते। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि काजी फायज ईसा साहब ने इस रेफरेंस के ऊपर जो फ़ैसला दिया है, उन्होंने तारीख़ में अपना नाम भी लिखवा लिया है और अपना मुकाम भी लिखवा लिया है ये फ़ैसला देकर, और तारीख़ उन्हें एक अच्छे चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर याद रखेगी। बेशक कुछ उनके मुखालफिन हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा ना कि आज माहौल था, आज किसी ने भी इस फैसले की मुखालफत नहीं की, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने भी इसकी तायद की है और तहरीक इंसाफ वालों ने भी इसकी तायद की है। ये माहौल शायद 1990 में या 90s की दिहाई के अंदर नहीं था। यही वजह है कि उस वक़्त रेफरेंस दायर नहीं किया गया। तो ये मेरे जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले दोस्त हैं उन्हें भी मुबारकबाद, और ये एक जो तारीख़ को दुरुस्त किया गया है उसके लिए काजी फायज ईसा साहब को भी मुबारकबाद। और चलते चलते मैं आपको वो चीज़ बताऊं कि इस केस के हवाले से आज भुट्टो साहब का वो जो एक तारीख़ी जुमला है वो सच साबित हुआ है कि उन्होंने इस केस के हवाले से कहा था कि इट इज़ नॉट द ट्रायल ऑफ मर्डर बट इट इज़ द मर्डर ऑफ ट्रायल, कि ये कत्ल का मुकदमा नहीं है बल्कि मुकदमे का कत्ल है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले भी इलाके में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़कार शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।